जी बेटा, कूलम्ब्स लॉ हमें ये कहता है कि आप अगर 2 चार्जेस कंसिडर करें, बड़ा सिंपल है। कूलम्ब चार्ज हमें ये कहता है कि आप 2 चार्जेस कंसिडर करें। अगर ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, आप इसको एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर दें। कोई भी डिस्टेंस के ऊपर ये प्लेस हुए हुए हैं। इस डिस्टेंस के ऊपर ये R डिस्टेंस के ऊपर जो है वो ये चार्जेस प्लेस हुए हुए हैं। तो वो ये कहता है कि हमने पीछे ये पढ़ा है कि 2 चार्जेस अगर सेम चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अगर सेम चार्जेस होंगे जैसे कि ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है एक, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तब दोनों सेम चार्जेस होंगे ना, ये आप कंसीडर करेंगे ये पहला केस है पॉजिटिव चार्जेस का। तो हमने पीछे पढ़ा जब सेम चार्जेस होते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो तब भी वो रिपेल करते हैं। ठीक है? सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया, कूलम्ब एक फिजिस्ट था, उसने एक लॉ दिया। उसने ये कहा कि क्या हम इन 2 चार्जेस के दरमियान में जो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, वो कितनी अमाउंट से फोर्स लग रही है, क्या उस अमाउंट को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं? ये कूलम्ब्स का जो था वो काम था। यानी कि बेटा मैं ये कहूँ कि एक मकनातीस है, मैग्नेट है। एक मैग्नेट किसी भी लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो कितनी ताकत लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है जिससे वो अपनी तरफ उसे खींच रहा है। तो अगर हमने ये वैल्यू या अमाउंट का पता करना हो, तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं? ठीक है? तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ हमारे पास आया था। तो फिर उसने कैसे फाइंड आउट किया था? उसने ये कहा था कि उसने एक लॉ दिया था हमें। उसने कहा था कि बड़ा आसान है पता करना, कोई मुश्किल नहीं है। हम बड़े आसानी से इसको जो है वो पता कर सकते हैं। उसने ये कहा था कि आप ऐसा करें, आप इन दोनों चार्ज ये जो दोनों चार्ज जो भी चार्जेज़ हों, चाहे वो दोनों पॉज़िटिव हों, चाहे वो दोनों नेगेटिव हों, उन दोनों चार्जेज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। उन दोनों चार्जेज़ की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब हमने देखा है कि पॉज़िटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है बेटा। तो इन चार्जेज़ की वैल्यूज़ होती हैं। उसने कहा था कि आप इन दोनों चार्जेज़ की वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद देखो इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर लो, ठीक है? क्या करो, जिन 2 चार्जेज़ के दरमियान में एक दूसरे के ऊपर लगने वाली फोर्स है, मैं कहता हूँ कि ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है और इसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है और इसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो वो कितनी फोर्स लग रही है, अगर मैं उसकी वैल्यू जानना चाहूँ, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? तो उसके लिए ये कूलम्ब्स लॉ था हमारे पास। तो उसने कहा था कि बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप जस्ट जस्ट जो 2 चार्जेज़ हैं, उन दोनों चार्जेज़ की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो। हर चार्ज की एक वैल्यू होती है। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर ले लो और चार्जेज़ को उस डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिवाइड कर दो। और फिर उसके बाद इसने ये एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस कराई। ये कांस्टेंट टर्म एक इसने इंट्रोड्यूस कराई, ये थी 1/4 पाई ई नॉट। इसने कहा कि ये कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई करो। जिसमें ये जो ई नॉट है, ये जो ई नॉट है, ये होगा हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट से, कांस्टेंट क्या है? एक नंबर। परमिटिविटी से मुराद है परमिशन। के 2 चार्जेस दरमियान में जिस मीडियम में है, आपने वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है, एयर में प्लेस किया हुआ है, वो चार्जेस के दरमियान में कोई मटेरियल है, कोई मीडियम है, तो ये उसकी परमिशन होगी कि वो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। जैसे बेटा आप दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े हैं, मैं दरवाजे की एक तरफ खड़ा हूँ। तो इस टाइम आपके और मेरे दरमियान में एक मीडियम है। तो मैं इधर खड़ा हूँ, इधर एक डोर है, ठीक है? ये एक डोर है हमारा। सो इस ये जो डोर है और आप इस तरफ खड़े हैं, तो दरमियान में हमारा ये मीडियम आ गया। तो जब बेटा मैं बोलूँगा तो ऑब्वियसली इस दरवाजे की वजह से कुछ ना कुछ आवाज़ में मेरी आवाज़ मेरी जो आवाज़ है उसमें कमी आएगी। मतलब मुझे ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलना पड़ेगा, ज़्यादा ऊँचा बोलना पड़ेगा।
तो अगर ये दरवाज़ा ना होता, तो अगर मैं डायरेक्टली बात कर रहा होता, तो फिर आहिस्ता आवाज़ में भी आपको पता लग जाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो दरमियान में चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप बोल रहे हो, मैं आपके आपके फेस के ऊपर हाथ अपना रख ले बोलते वक़्त, तो आपकी आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब है कि इसी तरह से अगर ये चार्जेज़ हैं, इन दोनों के दरमियान में अगर कोई मीडियम आ जाए, तो फिर उस मीडियम की वजह से जो है वो फ़ोर्स कम हो सकती है। ठीक है? ज़्यादा होने के बहुत कम चांस है। सो ये वो परमिटिविटी कांस्टेंट होगा बेटा। तो उसने ये पूरा हमें फ़ॉर्मूला बता दिया, कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो फ़ॉर्मूला उसने बताया फ़ोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है? सो कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल न्यूटन्स लॉ की तरह से है बेटा। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें, न्यूटन्स लॉ बस फ़र्क ये है कि जो कूलम्ब लॉ है, वो अ, माइन्यूट टाइनी बॉडीज़ के लिए होल्ड करता है, जो छोटी बॉडीज़ है। देखिए चार्ज कितना है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो ऐसे ही है, लेकिन वो होल्ड करता है बड़ी बॉडीज़ के लिए। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वो ये है कि हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर वो अट्रैक्ट कर रही है, तो कितनी फोर्स से जो है वो कर रही है। सो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स, ये बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। ठीक है? तो अगर आपने अपने लोअर क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ा, तो आपको इस चीज़ का जो है वो आइडिया होगा। ओके बेटा, अगर हम आगे देखें, तो अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज देखें, तो हमें ये पता लगता है कि जो ऐसा यूनिट है चार्ज का किसी भी सिस्टम में, वो कूलम होता है। ठीक है? किसी भी चार्ज का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो कूलम होता है। तो फिर इसी तरह से अगर हम फोर्स निकालना चाहें, तो फिर क्या यूनिट आएगा हमारे पास, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम ये समझें बेटा एग्जांपल के तौर पे कि दो चार्जेस हैं। ठीक है? ये कोई चार्ज, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। अभी मुझे नहीं पता ये कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ऐसे अज्यूम किया मैंने। इनके दरमियान में डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर का। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। और अगर मैं कहता हूँ कि ये चार्ज, इसकी वैल्यू Q1 चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट है कूलम। और मैं कह देता हूँ कि ये भी चार्ज है, इस चार्ज की भी जो वैल्यू है वो 1 कूलम है। ठीक है? दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम है। तब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताएं इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स कितनी लग रही होगी कूलम्स लॉ के मुताबिक, तो आप मुझे बताएं। तो फिर आप कैसे बताएंगे बेटा? आप कहेंगे कि हमें फार्मूला पता है, दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू Q1, इसकी वैल्यू Q1, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ये वाला 1 ऐसे ही आ गया बेटा। अब 4 पाई ई नॉट, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 और ई नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट, ये भी बेटा फिक्स होती है, आपको याद करनी है। इसकी वैल्यू है 8.85 10 टू रेज़ पावर -12। तो ये आपने याद करनी है ई नॉट की वैल्यू। तो ई नॉट की वैल्यू लिख दी, फिर आर, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। सो ये 1 1 मैंने पुट कर दिया। तो क्यू की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, 4 पाई ई नॉट की वैल्यू पुट की फार्मूले में, तो मेरे पास बेटा सोल्व करके ये आंसर आ गया। तो जो कूलम फोर्स आएगी बेटा, वो न्यूटन के अंदर आएगी। ठीक है? जो कूलम फोर्स हमारे पास आएगी, वो हमारे पास न्यूटन के अंदर आएगी। तो ये एक, इसी तरह से बेटा जो करंट फ्लो होता है किसी भी वायर के अंदर, एक बैटरी सोर्स है। इस बैटरी सोर्स में चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो जब चार्जेस मूव करेंगे, तो उन चार्जेस के मूव करने की वजह से करंट होगा। तो हम कहते हैं कि वो करंट किसके बराबर है? वो करंट बेसिकली बराबर है उन अमाउंट ऑफ चार्जेस से, जो कि इस एरिया से एक यूनिट टाइम के अंदर पास कर रही है। ठीक है? मैं कहता हूँ कि अगर इस वायर के अंदर करंट है, कितना करंट है? तो वो करंट बराबर होगा जितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस उस एरिया से 1 मिनट के अंदर, हमेशा यूनिट टाइम कहते हैं, जब भी कोई डेफिनेशन देते हैं, तो हम उसमें यूनिट टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट टाइम के अंदर इस यूनिट एरिया में से जितने चार्जेस गुजरेंगे, उतने चार्जेस की अमाउंट को हम बेटा करंट कह देंगे। तो करंट हमारे पास क्या है? करंट हमारे पास उसका फार्मूला है एम्पेयर। और एम्पेयर किसके बराबर होता है अगर हम देखें, तो करंट का फार्मूला हमारे पास होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू ओवर यूनिट टाइम। ठीक है? सो चार्ज क्यू किस में होता है? कूलम में होता है बेटा। और टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। तो टाइम s -1 आ गया मेरे पास। तो इसी तरह से अगर मैं क्यू के यूनिट निकालना चाहूँ, तो क्यू का यूनिट किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एम्पेयर
सेकंड। तो इसका मतलब है बेटा एम्पेयर सेकंड, कि जो आपका क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को हम कूलम भी कहते हैं और एम्पेयर सेकंड भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होगा यूनिट वो कूलम यूज होगा हमारे पास। आगे बेटा हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक जो कूलम है, कूलम इज अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। सो इसको असेंबल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज है एक ब्रेकडाउन और रियार डिस्चार्ज से। तो वो कहता है कि आप ऐसा करें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद द चार्ज ऑफ वन कूलम, ठीक है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और ये बताना है कि एक कूलम के साथ, एक कूलम जो लार्जर यूनिट है, मतलब हमें तो ये नजर आ रहा है कि एक्चुअली ये सिंपल, एक कूलम सिंपल है, लेकिन एक कूलम चार्ज के साथ जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होंगे ये आपने बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि क्यू कूलम जो चार्ज है ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है कि क्यू कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्यू कूलम चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो उसने हमें क्यू दिया हुआ है, तो क्यू कितने, वन कूलम है। सो क्यू अगर बेटा नेगेटिव वन कूलम है तो एन हमने निकालना है, इसे ई पे डिवाइड कर देते हैं। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। सो इसकी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास ये फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19, ठीक है, -19। सो इसको इस पे डिवाइड करें बेटा तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक चार्ज के अंदर, एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि डिटरमाइन द मास ऑफ दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास भी निकालना है। सो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इतने हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास ये होता है, ये भी वंस अगेन हमें याद करना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, ये होगा 1 into 10 to raise power 12। ओके आगे बेटा ये कि जिस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाकी चीजों के ऊपर लगा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हों और आपसे नेट इफेक्ट पूछा जाए, तो फिर नेट इफेक्ट के अंदर आप सारी चीजों का सम करते हैं, ठीक है। कि अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, 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 तो इस पॉइंट पे भी फोर्स लग रही है और इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी कोई चीज है जो इसको आगे पीछे करने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताइए टोटल नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है, तो वो जो आप टोटल नेट फोर्स को ऐड करके देंगे तो उसमें हर एक फोर्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो रेन फोर्स कर रही होगी, इंटरफेयर कर रही होगी, तो उनका जो टोटल इफेक्ट आता है, सो उन चीजों को टोटली तौर पे ऐड करना आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू करते हैं कि आप एक दूसरे की एक चीजों की एक चीज की कंट्रीब्यूशन दूसरी चीज की कंट्रीब्यूशन सारी चीजों की जो टोटल इफेक्ट है उसको आप सम कर रहे हैं। तो हम कूलम्स लॉ को एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम ये कहते हैं कि आप ये कंसिडर करें कि ये तीन चार्जेस हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, इस टोटल ग्रुप की वजह से कोई ना कोई फोर्स क्रिएट हो रही होगी, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए नेट से क्या मुराद है, नेट से मुराद होता है टोटल, ठीक है, इनका टोटल सम। सो ये चार्ज और ये चार्ज और ये चार्ज, ये तीन चार्जेस आपके पास। देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर एग्जर्ट कर रहा होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर कर रहा होगा, इसी तरह ये पॉजिटिव इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा और ये वाला पॉजिटिव इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। तो टोटल इस पूरे ग्रुप ऑफ चार्जेस से कितनी फोर्स लग रही है, क्या हम वो बता सकते हैं? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, अगर हम इन सारे चार्जेस से लगने वाली जो फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को क्या कर लें बेटा, ऐड कर लें, ठीक है। तो हम जनरली तौर पे ये कहते हैं कि अगर आप कभी भी नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, कि मिसाल के तौर पर ये चार्ज, ये पहला चार्ज है, तो ये फर्स्ट चार्ज है, ये पहला चार्ज आगे Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, यही पहला चार्ज Q3 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो पहला चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, मेरा पहला चार्ज चार्ज नंबर 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, वो F12 हो जाएगा। मेरा पहला चार्ज
जो फोर्स क्रिएट कर रहा है वो थर्ड चार्ज के ऊपर कितनी लगा रहा है, तो मेरा वो F13 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आगे कोई चौथा चार्ज भी होगा तो उसे मैं F14 लिख दूंगा बेटा। सो हम जनरली तौर पे ये कह सकते हैं कि आप अगर टोटल नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि पहला चार्ज टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रहा है। मतलब कि देखिए ना, कुछ फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये उस पॉजिटिव चार्ज को भी रिपेल कर रहा होगा, लेकिन कितनी फोर्स से रिपेल कर रही है, कोई ना कोई अमाउंट होगी। इस तरह नेगेटिव के ऊपर भी ये अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा होगा, वो भी कोई ना कोई अमाउंट होगी। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि ये टोटल नेट फोर्स जो है वो Q1 के ऊपर बाकी चार्जेस से कितनी लग रही है, या Q1 बाकी चार्जेस के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरली तौर पे सारे चार्जेस को उस फोर्स को जो कि डिफरेंट चार्जेस के ऊपर लग रहे हैं उनको सम कर देते हैं। और हम जेनेरिक तौर पे इस फॉर्म के अंदर बेटा लिखते हैं कि आपका जो I है, I यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, I आपका एक लोअर वैल्यू है, ठीक है? और ये I2 से लेकर N तक जाएगा कि जितने भी आप वैल्यूज ले रहे हैं। सो I1, I2 इस तरह करके चलो, और I की वैल्यू देखिए 2 से आपने हमेशा लेके चलनी है। I की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये समेशन की लोअर लिमिट है। आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें समेशन की लिमिट्स डिफाइन की जाती है कि I लोअर लिमिट कहाँ से होगी, अपर लिमिट कहाँ से होगी। तो हमने लोअर लिमिट जो है वो डिफाइन की बेटा 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि पहला चार्ज जो होगा, ये फर्स्ट चार्ज है ना, तो फर्स्ट चार्ज की जो फोर्स होगी वो हमेशा किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जाके इफेक्टिव होगी, वो अपने ऊपर नहीं होगी। तो इसलिए हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आगे हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने ये देखा है कि अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन अगर चार्ज मतलब स्टेशनरी नहीं है, तो फिर हम उसमें क्या अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, और एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितनी होती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए किसी भी नॉन पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो पता लगा सकते हैं। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने बेटा ये देखा, चैप्टर 21 के अंदर हमने ये देखा था कूलम्ब्स लॉ, हमने अभी इसके बारे में देखा, ठीक है? सो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, जो कि 2 पॉइंट पॉइंट चार्जेस कहते हैं, जो स्मॉल बॉडीज होती हैं इनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। सो इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो है वो फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है? इसी तरह से हम कहते हैं कि Q2 चार्ज Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है अगर वो r डिस्टेंस के ऊपर हो। तो अगर इसी तरह से बेटा कह दिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन है, ये किस तरह से एक चार्ज के ऊपर हो रही है, मतलब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आप में से किसी बच्चे ने भी, हमने ये डिस्कस नहीं किया कि सर दरमियान में, इनके दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है, कोई इनके दरमियान में फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं या रिपेल कर लेते हैं। सो इनकी जो इंटरैक्शन हो रही है, ये जो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, मतलब फिज़िकली तौर पे देखा जाए तो एक-दूसरे को तो ये बिल्कुल ही साथ टच नहीं कर रहे, एक-दूसरे से दूर-दूर भी हैं। तो एक-दूसरे से दूर-दूर होने के बावजूद भी ये किस तरह से जो है वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि और जैसे ही आप चार्जेस को पास लाते हैं, वैसे ही मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस पास आता है जहाँ पे, तो वहाँ से ये इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कोई भी चार्ज Q1 है, वो क्या जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट करता है। वो फील्ड एक्चुअली उस Q2 चार्ज को, अगर वो सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगी, और एक जैसा लाइक चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगी। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक्चुअली है क्या? तो हम ये कहते हैं बेटा कि जितने भी चार्जेस होते हैं हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो इमिट करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इनकी वजह से जो है वो जनरेट होती हैं। एक ऐसी ये शुआएँ ओरिजिनेट कराते हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी चार्ज इनकी उस शुआओं के मदार में आ जाएगा, उस रीजन के अंदर आ जाएगा, तो ये उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? यानी कि किस तरह से बेटा ये इस तरह से, मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि ये एक पेज है, ये एक पेज है। इस पेज के ऊपर मैंने ये चार्ज रखा हुआ है। ये मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक टेस्ट किया गया।
एक जो है वो एक कंपास बनाएगी, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक कंपास कहते हैं। कंपास ली गई और इस कंपास को बेटा, इस कंपास के अंदर क्या था? इस कंपास के अंदर कुछ भी नहीं, एक मैग्नेट लगा था बस। इस कंपास के अंदर जो है वो एक मैग्नेट था, मतलब जिसे आप मकनातीस कहते हैं या इस तरह से कोई भी चीज़ कहते हैं, इसके अंदर बस ये मैग्नेट था। सो ये कोई चार्ज था, यहाँ पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, कोई भी चार्ज था। तो यहाँ पे कंपास लाएगी, ये कंपास रखी, ये कंपास हमें लें, इसकी नीडल होगी इस तरह से, ठीक है? इस कंपास को पास लगाया तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। डिफ्लेक्ट होने से मतलब है कि नीडल हिलना शुरू होगी। हमने फिर इस नीडल इस कंपास को यहाँ से हटाया, हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख दिया, इसके बिल्कुल पास रख दिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया पास। यहाँ पे भी हमें नीडल हिलती हुई नजर आई। फिर हमने नीडल फिर कंपास को यहाँ से हटाया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे नीडल को रखा, तो वो नीडल बिल्कुल भी हमें हिलती हुई नजर नहीं आई। तो जिस-जिस जगह पे वो हिल रही थी ना, वहाँ-वहाँ पे जो जब ये टेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे निशान लगा लिए ऐसे। अच्छा, एक यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे नीडल कंपास रखी, यहाँ पे निशान लगा रही है, यहाँ पे कंपास रखी, यहाँ पे निशान लगा रही है, यहाँ पे कंपास रखी, यहाँ पे निशान लगा, ये निशान, यहाँ पे रखो, तब भी, तब भी, तब भी, तो ये सारी। फिर उसने क्या किया, इस चार्ज को जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे चार्ज रखा हुआ था और जहाँ पे वो कंपास उसने रखी थी और लाइनें और उसकी कंपास डिफ्लेक्ट होती हुई, हिलती हुई उसकी जो नीडल थी, सुई थी, हिलती हुई नज़र आई, उसने एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा दी और उसने ये कहा कि आप ये सारी स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है? ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा दी बेटा उसने। अब ये फिर तस्लीम किया गया कि आप किसी भी चार्ज के पास कोई चार्ज लाएँ, तो वो उसका असर जो महसूस करता है, वो जो असर महसूस कर रहा था, वो उसकी एक्चुअली एक फ़ोर्स को महसूस कर रहे होते हैं। तो वो कि उस फिनोमिना को, इस सारे प्रोसेस को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का। फ़ील्ड से क्या मुराद होती है बेटा? फ़ील्ड से मुराद होती है रीजन। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड एक चार्ज की वो वाली फ़ील्ड होगी, वो वाला हिस्सा होगा, जिस हिस्से के अंदर रहते हुए वो चार्ज किसी भी अपने हिस्से में, एरिया में, मदार में आने वाले चार्ज पर असर अंदाज होगा, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। और वो किस तरह से असर अंदाज हो रहा है, हम कहते हैं कि वो शुआएं निकल रही है, ठीक है, एनर्जी आ रही है। तो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइंस का हमने इसे नाम दिया। तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, निकलती है, तो इसलिए इसका एरोहेड इस तरह से लगा दिया। इस शुआ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमने एरोहेड इस तरह से लगा दी कि ये बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये बाहर, बाहर, और इस तरह से हर एक को आप जो है वो बता सकते हैं कि ये जो है वो बाहर निकल रही है। तो फिर हम कहते हैं कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो इलेक्ट्रिक कुव्वत है इसकी, ठीक है? वो इलेक्ट्रिक कुव्वत कुव्वत है, ठीक है? जो कि एक यूनिट चार्ज, कोई भी एक चार्ज असरअंदाज कर रहा होता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। So electric field is a force exerted by a per unit charge in a region। कि किसी एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एक चार्ज जनरेट कर रहा है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। सो इसमें हमने ये देखा बेटा कि अगर आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट लें और चार्ज ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपने एक पॉजिटिव चार्ज चार्ज क्यू यहाँ पे प्लेस किया और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर मुहैया करते हैं कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर इस रोड की वजह से कितनी लग रही। तो उसको फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई का नाम देते हैं। अच्छा, जब मैं वेक्टर का नाम कहूँगा तो वेक्टर के नाम की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा? एरो हेड आएगा। इलेक्ट्रिक ई फील्ड की वजह से इसके ऊपर एरो हेड आएगा। सो इलेक्ट्रिक ई फील्ड बराबर होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी एक वेक्टर है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर इसकी यूनिट की बात की जाए बेटा, तो ये यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन पर कूलम। सो फोर्स हमारे पास होगी न्यूटन और चार्ज हमने पहले देखा कि हमारे पास ये जो है वो क्यू कूलम है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक चार्ज कितनी जनरेट कर रहा होता है उसके बारे में
जो है वो मैथमेटिकली तौर पे देखने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे समझिए बेटा ये एक क्यू चार्ज है, ठीक है? ये क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने कोई क्यू चार्ज रखा है ये, और मैं यहाँ पे इतने पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज ले आता हूँ, कोई भी टेस्ट चार्ज आ जाता है, जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसका जिस पॉइंट के ऊपर वो आया, उसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी का। जिस पॉइंट के ऊपर आया, इस पॉइंट को बेटा नाम दे दिया पी का। सो हमें पता है कि 2 चार्जेस के दरमियान और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है बेटा, उस डिस्टेंस का नाम दे दिया आर का। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस किसके बराबर है? वो डिस्टेंस बराबर है आपके आर के। तो बेटा हम ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कितनी फोर्स लग रही है, ये तो हम कूलम लॉ से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई नॉट Q। Q हमारा चार्ज है और Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है? सो तो हमारे पास ये हमारा चार्ज हो गया और ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, तो इनके दरमियान में ये फोर्स लग रही है। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें जो कि ये पॉइंट चार्ज जनरेट कर रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं किस तरह से बेटा? इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमें पता है E बराबर होता है F ओवर Q के। ये होता है ना, अभी पीछे हमने पढ़ा बेटा। और ये हमारा F है, ये किसके बराबर होता है? ये कूलम्स लॉ से हमें पता लग सकता है, ये हमें कूलम्स लॉ से पता लग सकता है। तो F की वैल्यू पुट कर दें, तो F की वैल्यू क्या आएगी बेटा? हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4 पाई E नॉट, ठीक है? और ऊपर चार्ज Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अब ये मैंने F की वैल्यू बेटा पुट की। अब इसी के साथ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी? Q चार्ज की, ये वाला Q चार्ज। सो ये वाली Q चार्ज की वैल्यू ये आ गई 1/4 आ गई। तो ये Q इस Q से कट गया, ठीक है? आपका ये वाला Q से कट गया, तो आपके पास सिंपली एक Q बच गया। सो ये आपके पास रह गया। सो ये हमारे पास सॉरी टेस्ट चार्ज है, तो हम जो है वो टेस्ट चार्ज को काटें कि ये Q नॉट है हमारे पास, ये वाला, ये Q नॉट है इलेक्ट्रिक फोर्स में जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है। सो ये Q नॉट बेटा Q नॉट से कट गया और आपके पास ये आ गया। तो अब आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का इनवर्स रिलेशन बन गया पे, यानी कि आर जितना ज्यादा होगा, आर जितना ज्यादा होगा, ई उतना ज्यादा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। आर जितना कम होगा, आर की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि आर की वैल्यू कम होने से क्या मुराद है कि डिस्टेंस कम है आपका, ठीक है? डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो उतनी ज्यादा आपकी होगी। सो ये हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अब आपने ये देखना कि एरोहेड बाहर की तरफ लगाया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडियली इनवर्ड निकलती है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस लें, तो क्या उसमें भी हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर इन्वॉल्व किया था? तो उसके अंदर भी जो टोटल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, 5 6 7 8 10 चार्जेस हैं इस तरह से। उनकी अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो बेटा, तो क्या करेंगे हम? हर एक चार्ज से जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हर एक चार्ज से जो जनरेट होने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसको क्या करेंगे? उसको सम कर लेंगे। तो मिसाल के तौर पर देखिए, ये चार्ज 1 है, इस चार्ज 1 ये कितने रीजन में फैला हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह से बेटा आप हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का जब सम करेंगे, तो वो आपको टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अब जब हम बात करते हैं ना बेटा चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज Q1 है, ये चार्ज 1 है, Q1 चार्ज है, तो ये Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस रीजन में फैली हुई है? तो हम अक्सर बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की, तो हम कहते हैं कि हमारी ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शंस में फैली हुई है। पहली डायरेक्शन आपकी एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में, दूसरी डायरेक्शन है वाई एक्सिस में। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस में जितने चार्जेस हैं उनकी सारों की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1x E2x E3x, और इसी तरह वाई एक्सिस के अंदर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेस की जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है?
पहले चार्ज की वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चार्ज की और थर्ड चार्ज की। फिर इस तरह जी डायरेक्शन में अगर आप एक्स वाई जी 3D प्लेन के अंदर हैं तो 3D प्लेन के अंदर आप उन तीनों को भी क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं। सो सुपरपोजिशन के मुताबिक हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की उनको ऐड करके निकालते हैं, और अगर आप उनके वेक्टर कंपोनेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर आप उनके वेक्टर कंपोनेंट्स को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो जी डायग्राम सर। है, ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि ये चार्ज है, ये चार्ज एक्स वाई प्लेन के अंदर है, सेंटर से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस डी है, और ये ओरिजिन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह एक और चार्ज है, वो इस पॉइंट के ऊपर लोकेट कर रहा है, सेंटर से इसका यहाँ तक डी डिस्टेंस है, और इसका भी एंगल 30 डिग्री बन रहा है। एक और चार्ज है, सेंटर से डिस्टेंस डी है और एंगल 30 डिग्री बन रहा है। इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, E2 चार्ज, E3 चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और E1 चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है आपकी, वो E1, E2, E3, ये अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ली हुई है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद ये होती है कि आप सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को सम करते हैं, जिस कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में ज्यादा फील्ड एक्स में या वाई में ज्यादा असरअंदाज हो रही है, आप उसकी तरफ उसका एरो हेड ड्रा कर देते हैं। सो ये उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स उसने ड्रा किए हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इसने ये वेक्टर्स बेटा ड्रा किए हैं। सो ये दोनों यहाँ पे पैरेलल आ रही है, E1 और E2। सो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी बेटा, वो होगी E1, E2, E3 का सम। और अगर मैं हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट को निकालना चाहूँ तो फिर E1 आप मतलब कि देखें ना, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थे ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर टोटल एक्स डायरेक्शन में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का सम देखना चाहूँ तो वो फिर एक्स डायरेक्शन में लगने वाली सारी फील्ड्स का सम, इस तरह वाई में भी और जी के अंदर भी, सारों में देख सकता हूँ। ओके बेटा, न्यूमेरिकल है। प्रॉब्लम ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है, समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ से गुजरता है, ये गुजर रहा है। जब ये गुजरता है तो इसका जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ये है 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है जिसका ये एक्सेलरेशन है, वो हमें कहता है कि व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोड्यूसेस दिस एक्सेलरेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है और वो एक्सेलरेशन इतना देता है, इतने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है 1 × 10⁻16, तो वो कहता है आप मुझे ये बताएं इलेक्ट्रिक जो फील्ड है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब ये कैसे सॉल्व करना है हमने बेटा, देखिए सबसे पहले फार्मूला बनाना है हमने। तो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए बेटा, जो हमारे पास हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके बराबर होती है बेटा, ये बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से F की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि F जो है वो मेरे पास बराबर होगा E Q के, E Q के बराबर होगा बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसी तरह से हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, वो क्या कहता है जी में फरमा, वो कहता है जी F इज इक्वल्स टू ma, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, कह सकता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया मैंने। अब बेटा ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई, मेरे पास F आ गया ना, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है ये, कि जो मेरा एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ F ओवर, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन नंबर 2 नहीं कहते,
हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी बेटा, एक्सेलरेशन ए की ये वैल्यू आएगी एफ ओवर एम। एफ ओवर एम इस केस के अंदर जो हमारा एफ है बेटा वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो बेटा क्या इस एफ की जगह पे मैं क्या इस एफ की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? जल्दी बताएं बेटा, हम क्या? जी सर। सो इसका यस मतलब सर कर जी, सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ए है बेटा, ए मेरे पास आ जाएगा बराबर क्यू ई ओवर एम के, क्यू ई ओवर एम के। तो यानी कि मैंने निकाल लिया कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन बराबर है क्यू ई ओवर एम। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? उसने मुझे कहा वैल्यू आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो ई की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो यहाँ से ई को निकालते हैं। तो ई किसके बराबर आएगा? ई बराबर आ जाएगा, ये देखिए एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए, एम ए ओवर एम क्यू। एम ए ओवर क्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। एक्सेलरेशन कितना है? देखिए एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन उसने ऊपर हमें दिया है 1 × 10⁻⁻60, ये एक्सेलरेशन पुट किया, डिवाइडेड बाय द चार्ज। चार्ज क्या है बेटा मेरे पास? चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो -1.6 × 10⁻⁻30, ठीक है, -19 सॉरी। इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करें, ई का आंसर आ जाएगा। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये दो चीजें पूछी हुई थी, ई का मैग्नीट्यूड भी बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो ई की जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा होगा कि ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर चार्ज इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा होगा एक्स एक्सिस में, तो जो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 3 पॉइंट चार्जेस है बेटा, 3 पॉइंट चार्जेस। पहला चार्ज है -q, ये है -q। दूसरा चार्ज है 2q, ये दूसरा चार्ज है 2q। उसके बाद तीसरा चार्ज है -q, ये तीसरा चार्ज है -q। आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज हुए हैं। ठीक है बेटा। -q से 2q तक का चार्ज का डिस्टेंस है d। 2q चार्ज से -q तक के चार्ज का डिस्टेंस है d। यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 की वजह से, इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई पॉइंट है P, यहां से लेकर इस 2q तक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट P के ऊपर इन तीनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है 2q से यहां तक का डिस्टेंस है x। तो वो क्या कहता है? These charges produced at a distance x to a right angle of the central charge. What is the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन सारे चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही होगी? तो जो चार्ज क्यू है बेटा, अब देखो उसने कहाँ पे कहा हुआ है? एक्स में कहा हुआ है। तो हमें ये पता है बेटा कि हम जब भी टोटल नेट फील्ड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें E1 फील्ड, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड और E3 इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों को हम ऐड ऑन करते होते हैं। इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ऐड करते होते हैं। सो इसलिए बेटा चार्ज 1, चार्ज ये जो क्यू है, क्यू चार्ज, इसको हम 1 फर्स्ट चार्ज कह देते हैं। इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो किसके बराबर होगी? तो देखिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है एफ ओवर क्यू के। एफ ओवर क्यू। एफ ओवर क्यू, और एफ हमारा कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स फोर्स है। सो ये कूलम्ब्स फोर्स किसके बराबर होती है हमारे पास? ये बराबर होती है क्यू ओवर क्यू नॉट ओवर ओवर 4 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट। जी एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आगे क्यू आ गया। ठीक है बेटा, ये ई का आंसर आ गया मेरे पास। अब ये क्यू से कट गया, तो मेरे पास आंसर आएगा ये कि क्यू क्यू नॉट ओवर
4 पाई, 4 पाई इसे मैं वैसे लिख लेता हूँ एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक हो गई ये फार्मूला, ये मेरे पास फार्मूला बन गया अब इसका बेटा, अब ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह से अब इस फार्मूले को इस सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल करना सीखना है आपने। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चार्ज की वजह से पैदा, नेगेटिव, इस नेगेटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने वाली फील्ड क्या होगी? देखिए चार्ज क्यू बन रहा है हमारे पास, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख दिया। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। और फार्मूले का 4 पाई ई नॉट, 4 पाई ई नॉट लगा दिया हमने। अब आगे ये डिस्टेंस आर है। अब ये डिस्टेंस आर हमारा किसके बराबर है बेटा? देखें ये चार्ज क्यू यहाँ पर है, ये चार्ज क्यू इस पॉइंट के ऊपर कितना डिस्टेंस लगा रहा है, इस पॉइंट के मतलब इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो बेटा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस डी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो इसका मतलब है जो मेरे पास आर डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा डी प्लस एक्स के, डी प्लस एक्स के बराबर होगा। क्यों डी प्लस एक्स के बराबर होगा? देखिए यानी कि ये ऐसे है कि इस चार्ज ने अगर चल के इस पॉइंट तक जाना है तो कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा? वो पहले डी डिस्टेंस कवर करेगा इतना, फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए डी प्लस एक्स। सो ये ओवर है, ठीक है, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से बेटा E2 के लिए, E2x के लिए ये 2q है, चार्ज क्या है 2q, तो इसे चार्ज की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले चार्ज की वैल्यू पुट करें q नॉट, 2q पुट कर दिया, फिर 4 पाई ई नॉट, 4 पाई ई नॉट पुट कर दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा r है, तो 2q का इस पॉइंट p तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? x बनेगा, इसलिए बेटा x स्क्वायर आ गया। थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड वाला E3, ये चार्ज है नेगेटिव q, ये नेगेटिव q है बेटा, नेगेटिव q, ठीक है, ये नेगेटिव q है। ये इसका यहाँ पर बाकी चीजें वही रहेंगी, Q आ गया, नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 4 पाई ई नॉट आ गया। अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा बेटा? देखिए टोटल डिस्टेंस है x, इतना डिस्टेंस कितना होगा? अगर टोटल डिस्टेंस में से मैं इस d डिस्टेंस को माइनस कर दूं, टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं d डिस्टेंस को माइनस कर दूं, इसलिए r जो मेरे पास आएगा वो r बराबर आएगा x माइनस डी के, और चूंकि r का स्क्वायर है तो इसलिए x माइनस डी का होल स्क्वायर। तब आपके पास E1 भी आ गया, मतलब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्यू चार्ज की वजह से नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आ गई, ये है नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, ये भी आ गई। पॉजिटिव 2q चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू भी आ गई, और नेगेटिव q चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो आपके पास तीनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास आ चुकी है बेटा। अब इन सारों को क्या करना है हमने? इन सारों को ऐड कर लेना। तो जब हम बेटा ऐड करेंगे तो q और 4 पाई नॉट सब में कॉमन होगा, सिर्फ ये डिफरेंस होंगे। अब इन दोनों को आप जो है वो इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आप फाइनली जो है वो EX की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लग रही है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं।